सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो जैसे कि इसके पहले वाले जो वीडियोस में लाइव क्लासेस चल रही थी, उस लाइव क्लासेस में हमने इस चैप्टर के जो है दो 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 वीडियोस जो हमने कवर अप कर लिए थे। ठीक है, वहां पर मैंने आपको बताया था कि डोबेनार का रूल्स क्या था, उसके बाद न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल क्या था, वो सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस कर ली थी। तो अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन वीडियोस को देखो, उसके बाद से जो है क्या करना है आपको इस वीडियो को देखना, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, सो देखो अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, पहले छोटा एटॉमिक नंबर आएगा, फिर बड़ा एटॉमिक नंबर आएगा, फिर और बड़ा एटॉमिक नंबर आएगा। देयर प्रॉपर्टीज शो पीरियोडिसिटी। अब देखो सबसे पहले तो इस चीज को छोड़ते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आया है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, जब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एक प्रॉपर इंटरवल के बाद क्या करती है, अपने आप को रिपीट करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी जो है बोलते हैं। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जब उसमें हम लोग एलिमेंट को क्या करते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर जब हम लोग अरेंज करते हैं, तो वहां पर जो है सेम सेम प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमको एक ही ग्रुप में जो है क्या होते हैं, मिलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी जो है बोलते हैं। तो जब ग्रुप क्या होता है, तो जो वर्टिकली कॉलम ऊपर से नीचे जो बना होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो वर्टिकल कॉलम से इस तरीके से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल जो है बॉक्सेस, उनको क्या बोला जाता है, उनको पीरियड्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप्स हैं और ये जो पीरियड्स हैं, इसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने आप को रिपीट करती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी कैसे रिपीट करती है अपने आप को, हम लोग अब इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो कि अपने आप को रिपीट करती है, जो कि एक रिजल्ट दिखाती है, मतलब रिलेशन बताती है, वो है वैलेंसी। सो देखो सबसे पहले तो क्लास 9th में आपने वैलेंसी के बारे में पढ़ा होगा, या आपको वैलेंसी के बारे में अगर नहीं पढ़े भी होगे तो वहां पर आप एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े होगे। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि किसी भी एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, तो कोई भी एटम जो होता है वो क्या होता है, उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है हमको मिलते हैं। फिर इसके चारों तरफ क्या होता है, अलग अलग ऑर्बिट्स क्या होते हैं, इस तरीके से बने हुए होते हैं। और इन ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। इतना चीज आपको पता होगा कि सेंटर पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है, और एक चार्जलेस जो होता है न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, इस तरीके से घूमते रहते हैं। जिस तरीके से आपका सोलर सिस्टम होता है ना, सोलर सिस्टम में सेंटर पर कौन होता है, सन होता है, और उसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, प्लेनेट घूमते रहते हैं। तो सन को समझ लो न्यूक्लियस है, और प्लेनेट को समझ लो इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से सिस्टम हमारा किसी भी एटम का जो है होता है। तो वैलेंसी क्या होता है, देखो, तो किसी भी एटम के लास्ट वाले ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी जो है बोलते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कैसे होते हैं, देखो, वैलेंसी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, वैलेंसी होती है। वी कैन अंडरस्टैंड वैलेंसी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। और इस वैलेंसी को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो कार्बन में कितने एटम होते हैं, आंसर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आंसर है 6 होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 2, पहले वाले सेल में 2 आएगा, दूसरे वाले में कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,4। उसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन का बोलूं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 2,6। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक टेबल छोटा सा और प्रोवाइड करा देता हूं, जिससे आप लोग क्या कर सको, ये जो एटम है इनको याद कर सको। एटलीस्ट आपको क्लास 10th में जो है 1 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर मैंने एक बार आपको लिखवा दिया था लाइव क्लासेस में। तो उस चीज को आप क्या करना, एक बार अच्छे से रिवाइज करना, तब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगा। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, तो कैसे होगा, 2,8,7। तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या फिर किसी भी एटम की हम लोग बात करें, तो हर एटम क्या चाहता है, अपने लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। ठीक है, जैसे ये क्लोरीन है, देखो
क्लोरीन के लास्ट वाले ऑर्बिट में जो है, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में जो है 7 इलेक्ट्रॉन। और हर एटम की ख्वाहिश ये होती है कि उसके लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, आंसर है 8 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन इस केस में ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के बाहर में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इस क्लोरीन के पास क्या है, दो ऑप्शन है, या तो ये सातों के सातों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे और इसका कॉन्फ़िगरेशन ये कैसा बना ले, 2,8 बना ले। लेकिन ये सातों के सातों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना इजी नहीं है, क्योंकि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले हैं, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को जाने नहीं देगा। तो क्लोरीन क्या कर सकता है, इन 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि ये क्या कर सकता है, कहीं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाता तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये 7 से हो जाता 8। तो देखो इस समय हम लोग क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है बोलेंगे, तो आंसर है इसकी वैलेंसी प्लस माइनस 1 है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए इसकी वैलेंसी -1 होगी। उसी तरीके से देखो बोरॉन को देखते हैं, ठीक है। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 4। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,2। अब देखो कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनके बाहर में अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तब भी वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये दो ऐसे एटम होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक ही सेल इनमें होता है। और एक पहले वाले नंबर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आंसर है 2n² वाला। देखोगे जब आप पहले सेल के लिए इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 × 1 की पावर में 2 मतलब 2। तो हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसे होते हैं जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन होने से ही ये स्टेबल हो जाते हैं। फिर हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर जितने भी बचे वो सबके सब क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये तो हाइड्रोजन और हीलियम से आगे है, तो बेरिलियम या सॉरी बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन का सॉरी 5 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2,3। अब देखो ये जो बोरॉन है इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। अब इसको अगर अपना ऑक्टेव कंप्लीट करना है, ऑक्टेव कंप्लीट करने का मतलब इसको अपने बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो ये क्या कर सकता है, कहीं से 5 इलेक्ट्रॉन ढूंढ के लेकर आए, तभी तो 5 और 3 क्या होंगे, 8 होंगे। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन इसको देगा कोई, कौन देगा, कोई नहीं दे सकता। तो इसके पास पहला वाला ऑप्शन तो क्लोज हो गया, तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या बचा, ये अपने इस 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, छोड़ दे। और 3 इलेक्ट्रॉन को जब ये छोड़ देगा तब इसमें कितने ऑर्बिट बचेंगे, सिर्फ एक ही ऑर्बिट। और पहले वाले ऑर्बिट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो बेरिलियम है इस समय इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होता है, देखो कोई भी एटम अपना ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपने लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है या जितने इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे क्लोरीन के केस में देखो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, -1। यहाँ पर देखो बेरिलियम की वैलेंसी क्या थी, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दी, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। उसी तरीके से देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, लेकिन इसके पास 6 है, 2 और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से लेकर आएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -2। तो वैलेंसी इतना लंबा चौड़ा चीज समझाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन ये था कि वैलेंसी क्या होता है, कोई भी एटम अपने लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। लेकिन बुक में जब आप देखोगे तो बुक में आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर दूसरा डेफिनेशन मिलेगा। जैसे वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट। देखो ये चीज दिया हुआ जो कि इनकम्प्लीट है। ये बोल रहा है कि वैलेंसी क्या होता है, किसी भी एटम के लास्ट वाले ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। अगर इस डेफिनेशन को हम लोग फॉलो करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -7 हो जाएगी। तो ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट कहां से होगा, देखो और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ये एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम को अपने लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, जितना इलेक्ट्रॉन वो छोड़ देता है, वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी।
आई होप आपको क्लोरीन वाला, बेरिलियम वाला, बोरॉन वाला, ऑक्सीजन वाला, ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या होता है हमारा वैलेंसी। तो लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, वो उसकी कहलाती है वैलेंसी। अब देखो, जब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो उनमें कैसे वेरिएशन होता है। तो देखो, जब हम लोग किसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कहां जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, किस में जाते हैं, जब हम लोग किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वैलेंसी जो होती है पहले इंक्रीज होने लगती है, फिर वैलेंसी डिक्रीज होने लगती है। फॉर एग्जांपल, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9 होता है और इसका 10 होता है। तो देखो, लिथियम की वैलेंसी 3 इलेक्ट्रॉन मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,1। अब इसके बाहर में अगर 8 इलेक्ट्रॉन इसको रखना है तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तो 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ला नहीं सकता, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। उसी तरीके से बेरिलियम, बेरिलियम का 4 होता है, तो पहले वाले ऑर्बिट में 2, दूसरे वाले ऑर्बिट में भी 2। अब इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर इसको 8 होना है तो 6 इलेक्ट्रॉन कोई देता नहीं है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। तो इसकी वैलेंसी हो गई 1, बेरिलियम की वैलेंसी हो गई 2, बोरॉन की वैलेंसी हो गई 3, कार्बन की वैलेंसी हो गई 4। अब देखो, यहां से लेके यहां तक पहले वैलेंसी क्या हुई, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुई। इसके बाद देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,5। अब देखो, इसको 5 को 8 होना है, तो या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से ढूंढ कर लेकर आए या 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना क्या होता है, इजी नहीं होता है, तो इसीलिए ये क्या करता है, कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन लाता है। ठीक है, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो या तो इलेक्ट्रॉन देकर 8 हो जाओ या इलेक्ट्रॉन लेकर 8 हो जाओ। तो यहां से लेके यहां तक जितने भी थे, ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर रहे थे या अपने ऑक्टेट वाले रूल को कैसे फॉलो कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। अब यहां से लेके ये जो फ्लोरीन तक है, नियॉन तो हमारा नहीं है, तो यहां तक क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मैंने ऑक्सीजन को बताया, उसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन था, उसको 8 होने के लिए 2 चाहिए था, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 हो गई। फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर अपना ऑक्टेव कंप्लीट करना है तो इसके लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन अभी इसके ऑक्टेट में 7 हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से अगर लेकर आ जाता है तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, इसीलिए फ्लोरीन की कितनी हो गई, 1 हो गई। अब देखो नियॉन की 0 कैसे है, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8। अब देखो, इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, दैट मींस इसका जो है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, नोबल गैस जो है कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी पीरियड में बात करें, जब हम लोग किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले वैलेंसी इंक्रीज होने लगती है, फिर वैलेंसी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। तो अपने कॉपी में आप सिर्फ यही लिखोगे कि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फर्स्टली वैलेंसी इज इंक्रीजिंग, देन वैलेंसी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, क्वेश्चन दिया है देखो, हाउ विल यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट गिवन इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने बताया कि हम लोग किसी की वैलेंसी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो किसी भी एटम, कोई भी एटम जो होता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज नोन एज द वैलेंसी ऑफ द एटम। ठीक है, अब देखो, हाउ डज वैलेंसी चेंज वी मूव डाउन अ ग्रुप। जब हम लोग किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो वैलेंसी क्या होने लगती है, तो आंसर है वैलेंसी इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास है, वो है एटॉमिक साइज। अब देखो, एटॉमिक साइज जो होता है वो अलग अलग एटम का क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब साइज का मतलब क्या है, देखो अगर ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और अगर मान लो कोई एटम है जिसमें एक ही ऑर्बिट है, तो ये इसका साइज होगा। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, पहले वाले सेल में आएगा, तो ये हाइड्रोजन के एटम का साइज हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कार्बन की, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो पहले वाले में 2 आ जाएंगे, दूसरे वाले में 4 आ जाएंगे। तो जब तुम कार्बन के एटम के साइज की बात करोगे तो एक ऑर्बिट ये और दूसरा ऑर्बिट ये, तो यह है हाइड्रोजन का और यह है कार्बन का। तो देखो कार्बन में 2 सेल आ गए, इसीलिए कार्बन का साइज जो होगा हाइड्रोजन के साइज से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज कैसे पता चलता है, एटॉमिक रेडियस से।
अब आप पूछोगे कि सर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो जिस तरीके से सर्कल का रेडियस कहां से नापते हो आप लोग, सेंटर से लेकर उसके पेरीमीटर तक का डिस्टेंस, उसके पेरीमीटर के किसी भी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस, उसी तरीके से एटॉमिक रेडियस क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके लास्ट वाले ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका रेडियस बोलते हैं। तो हाइड्रोजन में देखो इतना रेडियस होगा, उसी तरीके से कार्बन में देखो इसका लास्ट वाला ऑर्बिट यहां है, तो यहां से लेके यहां तक ये इसका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। ठीक है, इसी चीज को यहां पर दिया हुआ है, देखो एटॉमिक रेडियस इंप्लाइज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके लास्ट वाले ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। और यही एटॉमिक रेडियस जो होता है ये हमको क्या बताता है, उसके एटॉमिक साइज के बारे में बताता है। तो देखो जब हम लोग किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या क्या चीजें चेंज होती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या क्या चीजें जो है क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, सो देखो we find that atomic size increases on moving down a group। जब हम लोग एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटम का जो साइज होता है वो बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है, जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पहले वाले ग्रुप की, पहले वाले ग्रुप में देखो हाइड्रोजन है, फिर उसके जस्ट नीचे लिथियम है, फिर लिथियम के जस्ट नीचे आपको मिलेगा सोडियम, फिर सोडियम के नीचे मिलेगा पोटेशियम। ठीक है, सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसका एक न्यूक्लियस होगा और एक सेल होगा। लिथियम का 3 होता है, मतलब 2 और 1, तो इसमें एक एक सेंटर होगा और एक 2 ऑर्बिट होंगे। उसी तरीके से जो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 11, तो वो 2 11 कैसे होंगे, 2 8 और 1, तो इसमें 3 ऑर्बिट आ गए, तो ये न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। तो देखो साइज बढ़ा कि नहीं, क्यों साइज बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो याद रखना जब हम लोग किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण उसका रेडियस भी जो होता है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उनको भरने के लिए बड़ा बड़ा ऑर्बिट्स हमको चाहिए होगा। एक ऑर्बिट में नहीं आएगा तो दूसरा ऑर्बिट लेना पड़ेगा, दूसरा में नहीं आएगा तो तीसरा लेना पड़ेगा। इस कारण से किसी भी एटम का साइज जो है बढ़ने लगता है। और अच्छा एक और चीज याद रखना, जो एटॉमिक रेडियस होता है उसको हम लोग किस में नापते हैं, पीएम। पीएम का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, इसका मतलब होता है पिकोमीटर। ठीक है, तो किसी भी एटम के साइज को हम लोग किसमें नापते हैं, पिकोमीटर में जो है हम लोग नापते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन में सिर्फ एक सेल था, लिथियम में 2 सेल हो गया, सोडियम में 3 सेल हो गया, पोटेशियम में 4 सेल हो गया। तो ऊपर से नीचे जाने पर सेल बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ सेल के बढ़ने के कारण उसका रेडियस जो है बढ़ते जाता है। ठीक है, तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको आप अपने अकॉर्डिंग क्या करते जाओ, नोट करते जाओ। एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर या न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम, ये लिख लो। उसके बाद व्हेन वी ग्रो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एन एनी ग्रुप द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ सेल इज ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू दिस एटॉमिक साइज इज इंक्रीजेस। ये आपसे पूछेगा कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। अब देखो ये तो हमने ग्रुप की बात की, ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे। अब हम लोग बात करते हैं पीरियड की। पीरियड मतलब क्या होता है, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो जब हम लोग किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। इस चीज को याद रखना, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। अब ये क्यों होता है, देखो इसका जो है ये डिक्रीज क्यों होता है। तो देखो जब सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, और इसमें प्रोटॉन भी कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, इसमें 11 होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर लिए। जैसे जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस की तरफ आप जाते जाते हो तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज होने लगते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज होने लगते हैं, और जो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होता है, न्यूक्लियस का जो इंपैक्ट होता है वो आउटर सेल पर क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। मतलब पहले छोटा साइज था तो न्यूक्लियस जो है ज्यादा ताकत नहीं लगा रहा था, लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक का नंबर क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, तो न्यूक्लियस का ताकत भी बढ़ते जाता है। और न्यूक्लियस का ताकत जब बढ़ते जाता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या करना चाहता है,
खींच के रखे रहने चाहते हैं। इसलिए देखो सोडियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो 186 है, मैग्नीशियम तक आते आते 160 हो गया। क्यों? क्योंकि सोडियम के न्यूक्लियस से ज्यादा ताकतवर अब कौन हो गया? मैग्नीशियम का न्यूक्लियस। तो मैग्नीशियम का न्यूक्लियस क्या करेगा? अपने सबसे बाहर वाले ऑर्बिट को और खींच के रखेगा। उसी तरीके से एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस बाहर वाले ऑर्बिट को और खींच के रखेगा। और देखो क्लोरीन का, देखो ये 186 है और ये जस्ट लगभग लगभग उसका कितना हो गया है? हाफ हो गया है। क्यों ऐसा हो गया? जबकि सोडियम का तो एटॉमिक नंबर 11 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो 11 वाले का साइज बड़ा है और 17 वाले का छोटा है। तो इसका पीछे का कारण क्या है कि जो क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो सोडियम के न्यूक्लियस से कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए। तो प्रोटॉन अब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच के रखेगा। इसीलिए किसी भी एटम का साइज जो होता है पीरियड में जाने से क्या होने लगता है? कम होने लगता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो तीसरी प्रॉपर्टी जो हमको समझनी है वो क्या है? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। देखो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी में इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होने लगती है? थोड़ी सी इंक्रीज होने लगती है। लेकिन जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। इवन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का जिग जैग जैसा डिजाइन वहां पर दिया होगा, अलग अलग कलर के इधर बने होंगे। ठीक है, ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि इधर के जितने भी चीजें जो होती हैं, खासकर 15 ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18, 19 के ये जिग जैग वाले रीजन से जितने भी एटम्स होते हैं ये सब नॉन मेटल्स होते हैं। फिर बीच वाले क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स का मतलब क्या होता है? जो ना तो परफेक्टली मेटल होता है ना ही परफेक्टली नॉन मेटल होते हैं। और ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ओनली ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जो होते हैं ये क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। सबसे ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की होती है। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होते जाएगी, और जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और मेटल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? जो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इस चीज को भी आप लिख लो, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करने की प्रॉपर्टी जो है रखते हैं। ठीक है, सो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव बनाएंगे, और नॉन मेटल्स जो होंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाते हैं? नेगेटिव आयंस जो है बनाते हैं। तो एक और चीज याद रखना, जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं। और नेगेटिव आयंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करके क्या बनाते हैं? नेगेटिव आयंस जो है बनाते हैं। अब यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देख लो, जिग जैग लाइन जो होता है वही चीज क्या करती है? मेटल को नॉन मेटल से सेपरेट जो है करती है। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने बता दिया ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाने से मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, चलो उसके बाद आगे देखो ग्रुप चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है? अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया देखो, इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, डिक्रीज इन नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी वी हैव डाउन इन अ ग्रुप। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में ही मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ने लगती है, बाकी में मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं बढ़ती है। ठीक है, अब आगे देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखो अगर आपके पास कोई एटम है और इसके इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में, अलग अलग ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इस तरीके से भरे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एटम के ऑर्बिट से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो उसको, जैसे ये मान लो ये किसी एटम के न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और इसमें 3 ऑर्बिट है, और यहाँ पर इस तरीके से बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल लो, तो आप यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को बोलोगे कि आ जा इलेक्ट्रॉन, आ जा इलेक्ट्रॉन, बोलने से ये तो नहीं आएगा। ठीक है, तो किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ती है वो एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है कहलाता है। सो व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। आप सिंपल सा डेफिनेशन ये लिख सकते हो कि किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को एक या दो या तीन
बहुत सारे निकाल सकते हो। अगर आप पहले वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो वो कहलाएगा आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो क्या, जैसे इस एटम में जब आप इस पहले वाले इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो इसके लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब यहाँ पर प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि पहले जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को आपने जबरदस्ती खींच लिया तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो प्रोटॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को और अपने पास अच्छे से खींच कर रखेगा। तो जब आप दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो पहले वाले के कंपैरिजन में आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए। अब यहाँ पर पहले जब दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं गए थे तो जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। मान लो पहले 10 प्रोटॉन था तो 10 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन गया, अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 9, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, 10। तो अब ये 10 प्रोटॉन इस 9 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, और भी अच्छे से खींच कर रख लेंगे। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहां से फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालना चाहोगे तो पहले के कंपैरिजन में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा वो क्या होगा, और भी ज्यादा होगा। फिर इस तीसरा जो होगा वो और भी ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे आपकी एनर्जी क्या होते जाएगी, निकालने के लिए बढ़ती जाएगी। और इसको हम लोग किससे नापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो है नापते हैं। और इसको शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ईवी। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब आप बाहर निकालोगे तो उसके लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इस तरीके से जब आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते जाते हो तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होने लगती है, बढ़ने जो है लगती है। अब अगर आप पीरियड में जाते हो, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर जाते हो तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजिंग। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, NTHAPLY, एंथैल्पी इज इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो खुश रहने वाला जो ग्रुप है वो कौन है, ग्रुप नंबर 18 है। क्यों ग्रुप नंबर 18 है, क्योंकि इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके बाजू में कौन है, ग्रुप नंबर 17 जिसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो ये इलेक्ट्रॉन के भूखे होते जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ते नहीं है। जैसे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ आते जाओगे ना, ये सारे एटम की टेंडेंसी क्या होती है, ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का छोड़ना कम होने देते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर जैसे क्लोरीन है, देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 7, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो इतना जल्दी एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे देगा, क्योंकि इसको तो स्टेबल होने के लिए, स्टेबल मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको मिल जाएगा ये दुनिया से क्या होगा, दुनियादारी से जो है मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो ये इतना इजीली नहीं है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो किसी भी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटम के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब जब उनके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जब कम होने लगती है तो वहां से जब आप इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती बाहर निकालना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। तो लेफ्ट राइट में जब जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होने लगती है, जिसके कारण से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देते। जब हम लोग किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस का अपने ऑर्बिट पर कंट्रोल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो पहला वाला पीरियड है उसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, दूसरे वाले में 2 सेल होते हैं, तीसरे पीरियड में 3 सेल आ जाते हैं, चौथे पीरियड में 4 सेल आ जाते हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सेल जो होता है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो जो न्यूक्लियस जो होता है ना वो खुद ही को नहीं संभाल पाता, अपने ऑर्बिट्स को ही संभाल नहीं पाता है। तो जैसे ही आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते जाओगे और एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो बड़े आसानी से क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी में ही निकाल के दे देते हैं। तो जब हम लोग किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकलने लगते हैं, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है।
पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से इंक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये देते नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 18 के ज्यादा नजदीक है। ग्रुप नंबर 18 दुनिया का सबसे स्टेबल ग्रुप है, तो उसके ज्यादा नजदीक होने के कारण इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होने लगती है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जबकि ग्रुप में जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, देखो कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो अपने ऑर्बिट को संभाल नहीं पाता, और जब अपने ऑर्बिट को संभाल नहीं पाता है तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन बड़े प्यार से क्या हो जाता है, निकल जाता है। यहाँ पर आप एग्जांपल देख लो, जो लिथियम है उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पड़ रही है, जबकि बेरिलियम के लिए 9.9, फिर बोरॉन के लिए 8.3, फिर कार्बन के लिए 11.3। देखो यहाँ पर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जब हम लोग किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलता नहीं है, तो ज्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है, देखो अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ, आप इस क्वेश्चन को खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या दिया है, हाउ डज द आयोनाइजेशन एनर्जी चेंजेस इन अ ग्रुप। जब आप लोग किसी ग्रुप में जाते हो तो ग्रुप में जाने से जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है किस तरीके से क्या होती है, चेंज होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है कि न्यूक्लियस का कंट्रोल अपने सेल पर नहीं होता, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसीलिए इसकी एंथैल्पी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। समझ में आ गया। हाउ डज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड वेरी, एक्सप्लेन। देखो अभी जो हमने बात किया ये सेम पीरियड ही तो थे, एक ही पीरियड के हैं कि नहीं, कौन से पीरियड के हैं, सेकेंड पीरियड के हैं। तो जब आप एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होने लगती है। क्यों इंक्रीज होने लगती है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 18 के ज्यादा नजदीक आते जाते हैं, न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से बाहर नहीं निकलते, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, देखो अगर आप देखो यहाँ पर दिया, वी नो दैट मेटल्स कैन गिव अप इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। मेटल्स जो होते हैं उनकी स्पेशलिटी क्या होती है, वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दे देते हैं। स्पेशली जो ग्रुप नंबर 1 के होते हैं और ग्रुप नंबर 2 के होते हैं, बड़ी आसानी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, देखो वही नॉन मेटल की जब हम लोग बात करते हैं तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी जो है रखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ रही थी, ठीक है। बाहर निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। इसका जस्ट अपोजिट जो प्रोसीजर होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब किसी एक एटम में जबरदस्ती आप एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो एक इलेक्ट्रॉन के डालने से देखो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दो, अगर इलेक्ट्रॉन डल रहा है तो एनर्जी क्या होगी, मिलेगी। तो electron affinity is that much amount of energy which releases when we put an electron or if we added one electron to any atom। तो किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो डालने के बाद वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो पॉजिटिव होता है, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव होगा। तो किसी भी एटम को नेगेटिव बनाने के लिए वो जितनी एनर्जी हमको देता है, इलेक्ट्रॉन डालने से जितनी एनर्जी वो हमको रिटर्न करता है, वो कहलाता है एफिनिटी। ध्यान से समझना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के भीतर में जब हम लोग डालते हैं तो बदले में वो हमको एनर्जी देता है, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बोलते हैं, ठीक है। तो देखो जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन छोड़ते नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, भूखे होते हैं। तो जैसे ही जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे ही इसको आप दूर से एक इलेक्ट्रॉन दोगे ना, जैसे भूखे भूखे कुत्ते को रोटी दिखाने से भग से दौड़कर आ जाता है ना, उसी तरीके से जब क्लोरीन को आप एक इलेक्ट्रॉन दिखाओगे तो तुरंत इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, आपको देगा। तो जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो ये एटम्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं, क्योंकि ग्रुप नंबर 18 तक पहुंचना होता है, तो ये तुरंत क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देते हैं। वहीं पर जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो ऊपर से नीचे जाने पर एटम का साइज खुद ब खुद इतना बड़ा
हो जाता है कि वो अपने ही इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाता है, तो तुम उसको एक इलेक्ट्रॉन जब और दोगे तो क्या करेगा, उसको इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर कोई भूखा है वो तुरंत रोटी को खा लेगा, लेकिन अगर किसी का पेट ऑलरेडी भरा हुआ है उसको बोलोगे कि लो भाई रोटी खा लो, रोटी खा लो, तो वो नहीं खाएगा। तो यही चीज किसके साथ होता है, ग्रुप के साथ। जब आप पीरियड में जाते हो तो ये भूखे होते हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। जब ये पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, इनका पेट ऑलरेडी भरा होता है और ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, अभी मैंने आपको दो चीजें समझाई कि कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे अगर किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे 2,3 है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान की बात करते हैं तो बोरान में 5 होता है, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान, बोरान में 5 होता है। तो इसका अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 कंप्लीट करना है तो ये क्या है, 4 से कम है, तो ये इसको तो कोई 5 देगा नहीं, तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। लेकिन अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,4। अब ये तो बीच वाला हो गया, अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन रखता तो इसके लिए भलाई क्या थी कि 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें, अगर 4 से बड़ा होता तो क्या करता, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता। तो ना तो ये 4 से छोटा है ना ही 4 से बड़ा है, छोटा होता तो छोड़ देता, बड़ा होता तो एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में एग्जैक्ट 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो ये छोड़ पाता है ना ही ये एक्सेप्ट कर पाता है। तो ऐसे जो एटम्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, दो एटम आपस में आएंगे और बोलेंगे कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो फॉर्मेशन ऑफ CH4, CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। तो कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है, चौथा इलेक्ट्रॉन ये है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे पा रहा है ना ही इसके पास इतनी पावर है कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मांग कर ले आए। उसी तरीके का एक सिचुएशन में फंसा हुआ है कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में बाय द वे एक ही सेल होता है, तो इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर अपना छोड़ देता है तो इसका पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। और ये इतना छोटा है कि इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। तो जो सिचुएशन कार्बन की है वही सिचुएशन सिमिलरली हाइड्रोजन की है। तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों में दोस्ती होती है व्हाट्सएप के थ्रू, और ये बोलते हैं कि चलो क्यों नहीं हम लोग क्या करें, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा बॉन्ड बना के। उसी तरीके से कार्बन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा हाइड्रोजन आएगा, तीसरे के साथ तीसरा हाइड्रोजन आएगा और चौथे के साथ चौथा हाइड्रोजन आएगा। इस तरीके से एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके स्टेबल हो जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। क्लास 11th में जब आप साइंस लेकर पढ़ोगे तो वहां पर मैं आपको वापस से पढ़ाऊंगा, अगर मैं वीडियोस बनाता रहा आप लोग मेरे से जुड़े रहोगे तो, और मुझे भरोसा है कि आप लोग मेरे साथ हमेशा जुड़े रहोगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हुआ है, इस हाइड्रोजन के एटम और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन में दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ है कि जो शेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग 50-50% क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन इसमें से एक ऐसा होता है जो कि शेयरिंग किए हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने साइड ज्यादा खींच कर रख लेता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब मैंने बड़ा भयंकर भयंकर शब्द यूज किया, मैं आपको बड़ा इजीली समझाता हूं। क्या होता है, मान लो दो दोस्त थे ए और बी, दोनों ने मिलकर क्या किया, 25-25 हजार रुपए इकट्ठा किए और दोनों ने मिलकर क्या किया, एक गाड़ी खरीदी, कितने की, 50,000 की। ठीक है, 50,000 की दोनों ने गाड़ी खरीदी। अब देखो, अब दोनों ने बराबर पैसा दिया है तो उस गाड़ी पर हक किसका होगा, दोनों का बराबर बराबर होगा, क्योंकि दोनों ने बराबर पैसा देकर खरीदा है। तो आधा 50% अधिकार ए का होगा, 50% राइट्स बी का होगा। लेकिन इसमें से जो बी वाला है वो थोड़ा सा ज्यादा क्या है, ग्रेडी है। ग्रेडी मतलब होता है लालची है। वो क्या करता है कि गाड़ी को मैं रोज धोता हूं, रोज साफ करता हूं, इसीलिए ये गाड़ी को मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा यूज करूंगा। तो इसके में क्या हुआ,
शेयरिंग हुआ था दोनों के बीच में 50-50% पैसा देकर ये क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए थे। लेकिन बी जो है लालची होने के कारण क्या किया, गाड़ी को 50-50% यूज नहीं करने दिया और बोला कि मैं गाड़ी को रोज धोता हूं, रोज साफ करता हूं, रोज पेट्रोल डलाता हूं, इसीलिए गाड़ी को मैं ज्यादा यूज करूंगा। उसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में होता है। कार्बन बोलता है कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम 1 एटॉमिक नंबर वाला, मैं 6 वाला हूं, तो शेयरिंग की वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने साइड थोड़ा सा खींच लेता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शेयरिंग किए हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करना, अपने साइड अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। ये यहाँ पर इसका डेफिनेशन है, द टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ एन एटम इन केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। जो शेयर हुआ है, दोनों के लिए बराबर बराबर यूज होगा करके शेयर हुआ है, वो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन में से भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड ज्यादा खींच कर रख लेते हैं। ये बाइक वाला एग्जांपल याद रखना, दोनों ने मिलकर 25 हजार रुपए इकट्ठा कर दोनों ने बाइक खरीदी। दोनों ने स्टार्टिंग में ये डिसाइड किया था कि दोनों बराबर बराबर यूज करेंगे, लेकिन बी थोड़ा सा लालची निकला और उसने गाड़ी को ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर शेयरिंग 50-50% नहीं हुआ, बी वाले के फेवर में ज्यादा चलेगा। तो ये होता है कहां पर, इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर किया हुआ जो होता है उसमें से एक लालची होता है, इस केस में कार्बन लालची है, इसको क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड थोड़ा सा खींच लेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब आप किसी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। क्यों, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की और क्लोरीन की, ठीक है, या हम लोग बात करते हैं सोडियम की और क्लोरीन की, दोनों एक ही पीरियड से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो सोडियम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और ये दोनों NaCl बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर HCl का फॉर्मेशन भी देख सकते हो, ठीक है। HCl में क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन, ये NaCl को छोड़ देते हैं। HCl के एग्जांपल को देखते हैं, ये हमारे लिए क्या होगा, ज्यादा बेस्ट होगा समझने के लिए कि जब हम लोग किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कैसे जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बढ़ती है। देखो, ये है हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन। क्लोरीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक चाहिए। हाइड्रोजन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी एक चाहिए। तो ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। अब देखो, हाइड्रोजन ठहरा बेचारा बहुत छोटा सा पिद्दी सा, अब क्लोरीन ठहरा हट्टा कट्टा लालची। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपने साइड थोड़ा सा क्या करता है, ज्यादा खींच लेता है। तो जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के भूखे बढ़ते जाते हैं और शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को भी क्या करते हैं, अपने साइड ज्यादा खींच लेते हैं। इसीलिए इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। ध्यान रखना, इन सारी प्रॉपर्टीज को आपको रटना नहीं है, इन सारे प्रॉपर्टीज को समझना है कि लेफ्ट टू राइट जाने से क्या ऐसी चीजें बदल रही है जिसके कारण ये इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। उसी तरीके से जब आप पीरियड में ऊपर से नीचे जाओगे तो ऊपर से जब आप नीचे जाओगे तो एटम्स ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, तो ये क्या करेंगे, शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को और खींच के रखेंगे क्या, आंसर है नहीं। तो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने लगती है, डिक्रीज जो है होने लगती है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस जो है होते हैं और यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्या हुई होगी, समझ में आई होंगी अच्छे से। और आप लोग पूरा चैप्टर का वीडियोस ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से लाइव क्लासेस की 2-3 वीडियोस, और फिर ये वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एकदम परफेक्टली तैयार हो जाएगा। कोई भी डाउट आपको फाइनल एग्जाम के लिए नहीं बचेगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर हम लोग इसको एक और बार अच्छे से जो है देख लेंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, ठीक है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियोस में जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अगला नया चैप्टर जो है हम लोग साइंस का जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।